हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ही बैंक पेंशनर अब या तो निगोशिएशन और रेगुलेशन का अंतर नहीं समझते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्ट हैं। नई नई परिभाषाएं जड़ते हैं डेली। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आरबीआई लाइन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन बेस्ड है तो भाई आप निगोशिएशन की क्यों बात करते हो? शायद इसलिए कि इनको पता नहीं है कि निगोशिएशन क्या है और रेगुलेशन क्या है। आज मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। निगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, यानी उसका कोई विधान नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अब बातचीत किसके बीच में? रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, बैंकों ने, एम्प्लॉयर्स ने आईबीए को रिकॉग्नाइज कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है मैंडेट देकर के भैया हमारी ओर से आप बात करोगे। और जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपनी यूनियंस को ऑथराइज कर रखा है कि हमारी ओर से आप बात करोगे, और जिसे आप कहते हो यूएफबीयू। इसका मतलब जो बातचीत होगी, निगोशिएशन जो होगा, क्योंकि बातचीत क्या आम भाषा है, निगोशिएशन टेक्निकल वर्ड है। तो ये निगोशिएशन, जो बातचीत और डिस्कशन जो होगा, ये होगा आईबीए के बीच में और यूएफबीयू के बीच में। जब ये डिस्कशन होगा, वो कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, ये सामूहिक यानी कलेक्टिव होगा। और बार्गेनिंग मतलब ये इनका मोल भाव होगा, लेन देन, यानी इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कहेंगे। पहली दिन मीटिंग होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, बाद में होगी, आगे होगी, कुछ भी होगी, सब इकट्ठा चले जाएंगे और एक दिन एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे, यानी सेटलमेंट। ये जो सेटलमेंट हो जाएगा इनके बीच में, निगोशिएशन जब शुरू होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 2P सेक्शन है, वो ऑथराइज करता है। और एक बार जब सेटलमेंट हो जाएगा, यानी सारे मुद्दों पर इनकी सहमति बन जाएगी, किसको कहते हैं सेटलमेंट। जब बन जाएगी, इसको ये करेंगे साइन, और साइन करेंगे तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। और दो पार्टियों के बीच में बना हुआ एग्रीमेंट जो होता है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, अपीलेबल नहीं होता। अब ये एग्रीमेंट बन गया आईबीए और यूएफबीयू के बीच में। किससे बना? निगोशिएशन से। कहां से चले? निगोशिएशन से। तो इसको कहेंगे हम निगोशिएटेड एग्रीमेंट कह लो, या इसको निगोशिएटेड सेटलमेंट कह लो, और या इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कह लो। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्राइवेट पार्टियों के बीच में है और नॉन स्टेटरी है। अब क्या होगा? ये जो आपका बेस सेटलमेंट चला हुआ 1966 से, सारा का सारा अननोटिफाइड कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बेस, निगोशिएशन पे बेस, ये सारे के सारे 12 सेटलमेंट आपके हो चुके हैं। एक भी नोटिफाइड नहीं है। और आईडीए एक्ट में इनको नोटिफाइड नहीं किया जा सकता। यदि नोटिफाइड करेंगे तो इनको एक्ट 1970 लाना पड़ेगा, नेशनलाइजेशन एक्ट। तो ये तो है आपके बेस सेटलमेंट की कहानी। और इसका जो सेक्शन 18 है आईडीए का, वो बाइंडिंग कर देता है कि भैया जो एग्रीमेंट है लागू होगा और 5 साल के लागू होगा, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग, आईबीए को मैंडेट देना, ये ऑथराइज नहीं है इसमें एक्ट में। लेकिन इन्होंने ये माना कोर्ट प्रेसिडेंट वगैरह से कि दिया जा सकता है और किया जा सकता है, ये करते हैं। अब सवाल उठता है कि आपका जो पेंशन रेगुलेशन बना वो कैसे बना? भाई इसमें दो पार्टी बैठी थी, आईबीए बैठा था, यूएफबीयू बैठा था। 2010 में भी इन्होंने ये काम किए थे। हालांकि 1995 में या 93 में यूएफबीयू नहीं था, अलग अलग पार्टीज थी। तो इनके कौन कौन से पार्ट निगोशिएशन में आएंगे? तो 29/10/1993 का जो एमओयू हुआ था उनका, ये निगोशिएशन का पार्ट है कि दोनों पार्टियों ने बैठ करके इसकी रूपरेखा रची थी और ये सेटलमेंट एग्रीमेंट पे पहुंचे थे। इट इज नॉट द रेगुलेशन। उसके बाद स्मॉल कमेटी ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे 1994 में, वो भी आपके निगोशिएशन का पार्ट है। स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद फिर इनमें एक सहमति बनी आरबीआई लाइन। आरबीआई लाइन भी एक निगोशिएशन का पार्ट है।
कम्युनिकेशन विद आईबीए, आईबीए ने कई लेटर निकाले, कम्युनिकेशन किए, वो भी आपका निगोशिएशन का पार्ट है। लेकिन ये जो निगोशिएशन बने, ये जितनी भी बातें हुई, इन सबको नोटिफाई कर दिया गया और उस नोटिफाइड का नाम है BPR 995 और एक्ट है इसका 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऐसे करके है। इस एक्ट से पहले जो कुछ भी हुआ, यानी BPR रेगुलेशन से पहले जो कुछ भी हुआ, वो रेगुलेशन का पार्ट है। और जब BPR बन गया 1970 में, तो ये वो निगोशिएशन का पार्ट है और ये रेगुलेशन का पार्ट है। BPR रेगुलेशन का पार्ट है। रेगुलेशन आपको राइट देता है, स्टैट्यूटरी राइट देता है। दोस्तों, अब यह बात समझिए आप मेरी कि यदि आप कहते हो निगोशिएशन, तो सीधा सीधा मतलब है IBA और UFBU को बुलाओ, बिठाओ, इनसे बातचीत कराओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग कराओ और रेगुलेशन को छोड़ दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जब ये नोटिफाइड हो गया, ये आपको स्टैट्यूटरी राइट देता है और ये वापस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये मॉडिफाइड नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, रिपील नहीं हो सकता, जब तक के पार्लियामेंट या कोर्ट इसको रिपील नहीं करे या इसको अमेंड नहीं करे। ये परमानेंट है। अब आप क्लियर हो जाइए कि आपका जो BPR 995 है वो एक रेगुलेटरी पार्ट है, रेगुलेशन का पार्ट है। ये किस बेस पे बना? ये बेस बना इसका निगोशिएटेड सेटलमेंट के आधार पर। यानी इसका मतलब हुआ 29/9/1995 से पहले जो कुछ भी हुआ वो आपका निगोशिएशन का पार्ट है। 29/10/1995 को जब यही चीजें जो इन्हें बनाई ये नोटिफाइड हो गई भारत के गजट में, तो ये बन गया रेगुलेशन। अब दो चीजें हो गई, रेगुलेशन और निगोशिएशन। अब क्योंकि रेगुलेशन आपका निगोशिएशन से बना है, अब ये कन्फ्यूजन पैदा होता है कि भाई निगोशिएशन ही तो किया था, ये तो रेगुलेशन बन गया। निगोशिएशन वाला पार्ट नॉन स्टैट्यूटरी है और कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन रेगुलेशन का पार्ट BPR जो हम कह रहे हैं ये स्टैट्यूटरी है और आपको राइट देता है। आपका जो निगोशिएशन है, जब ये सेटलमेंट हो जाता है तो वो भी बाइंडिंग है, एनफोर्सिएबल है, और रेगुलेशन भी बाइंडिंग और एनफोर्सिएबल है। लेकिन ये उसको ओवरराइड कर देता है, इसके महत्व ज्यादा है, उसका महत्व इतना नहीं है। और उसमें वैसे भी 29/10/1993 का जो आपका MOU है वो दो पार्टियों के बीच में हुआ, एक समझौता है, वो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है। हाँ, यदि ये रेगुलेशन में नहीं जाता और जैसे आप बेस सेटलमेंट होते हैं, होने के बाद फिर इनको नोटिफाइड नहीं किया जाता, तो ये उसी में पड़ा रहता, ये निगोशिएशन होता। कब तक? 26 मार्च 1994 या 29/9/1995 जो कुछ भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो सब निगोशिएशन का पार्ट है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि हमारे बैंक पेंशनर्स बार बार निगोशिएशन की बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप रेगुलेशन को निगोशिएशन में कैसे लेके जाओगे? आपका निगोशिएशन यदि वो सेटल्ड हो गया है तब तो उसको आप रेगुलेशन में ला सकते हो, लेकिन रेगुलेशन को निगोशिएशन में कैसे लेके जाओगे? इसका मतलब आपको रेगुलेशन छोड़ना पड़ेगा। रेगुलेशन छोड़ोगे तो निगोशिएशन में जाएगा, निगोशिएशन में जाएगा तो कमान आपके हाथ में नहीं है, IBA और UFBU के हाथ में। फिर ये बार्गेनिंग करेंगे, आपको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं अलग बात है, एक बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हो ना RBI लाइन, RBI लाइन एक निगोशिएशन का पार्ट है। कोर्ट में आपकी सुनवाई केवल और केवल रेगुलेशन पर हो रही है। जब रेगुलेशन पर होती है, कोई काम नहीं बनता है, तो हो सकता है कोर्ट के माध्यम से कोई रास्ता निकल के आ जाए कि भाई इसको खत्म करो, जो कोर्ट का तो डिसीजन आएगा रेगुलेशन बेस्ड। अब शायद मेरे समझ गए होंगे लोग बात कि जो रेगुलेशन है उसको या तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है या रिपील कर सकती है।
या इसको कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। ये जो रेगुलेशन बना है आपका 1970 का एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसके आधार पर बना हुआ है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो आपका निगोशिएटेड सेटलमेंट है ये केवल 5 साल के लिए होता है, बेस सेटलमेंट, और ये फिर बदल जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। अब वो अलग बात है कि इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे 1970 के बाद इनका ढांचा बदल जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के नहीं बदला और ये प्राइवेट बैंकों के साथ ही चलते रहे और आज तक चले हुए हैं। क्योंकि इनको नुकसान होता है ना, इन्हें वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, इन्हें पेंशन अपडेशन से कोई मतलब नहीं है, इनका धंधा चला हुआ है, ये धंधेबाज लोग हैं, ये धंधा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप मुँह से वर्ड निकालो तो ऐसा निकालो कि आप कह क्या रहे हो। बार 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 आरबीआई लाइन आउट ऑफ कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट। अरे सर आउट ऑफ कोर्ट जो होगा आपका तो वो निगोशिएशन का पार्ट बन जाएगा, रेगुलेशन अपनी जगह रहेगा, अपनी जगह है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो आप क्यों लोग फालतू में निगोशिएशन की बातें करते हो। अब मैं ये समझता हूँ शायद आप समझ गए होंगे कि रेगुलेशन मजबूत है या निगोशिएशन मजबूत है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।